भी बोल रही है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति में है और बीजेपी उतनी ही खराब स्थिति में है और इसका असर होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन स्थिति चिंताजनक तो है ही है बीजेपी के लिए। और कर्नाटक चुनाव जीते या हारे, मतलब हार भी सकती है, लेकिन अगर कांग्रेस जीत जाए और उसके बाद बीजेपी का क्या होगा ये आगे के चुनाव में देखने लायक होगा। और इसमें चुनाव आयोग क्या कर रहा है वो तो अपनी जगह है ही है कि चुनाव आयोग को नालायक बोलना अखर रहा है, लेकिन बजरंगबली नहीं दिख रहे हैं, ये तो हद है। लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है, यही है हमारे पास और इसी से जूझना है। और मुझे लगता है कि जनता जूझ रही है और जनता समझ गई है कि चुनाव आयोग के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा, तो जनता एक्टिव है। राजीव जी बिल्कुल, जनता जो है वो सब कुछ जानती है। इस वक्त बाहर बारिश हो रही है और हम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। 100 साल से पुराना रेलवे स्टेशन, 100 साल से भी ज्यादा पुराना ये रेलवे स्टेशन है। और आप टिपिकल रेलवे स्टेशन देख सकते हैं जहां बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि कहाँ की ट्रेन कितने बजे आ रही है, किस तारीख को आ रही है। ये सब कुछ आपको शायद इस छोटे से उसमें दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में। और हम कोलार रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए हैं और बाहर तेज बारिश, लाइट नहीं है। ये कोलार है जो इस देश को सोने की चिड़िया बनाया था, वो कोलार अंधेरे में डूबा हुआ है। और ऐसे में कोलार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं, कोलार प्रधानमंत्री के अलावा उनके कुनबे के लोग भी आते हैं और राहुल गांधी तो आए हुए पहले से हैं और सुर्खियों में छाए हुए हैं पूरी दुनिया में राहुल गांधी को जब से सजा हुई है। जरा समझना चाहता हूं, एक कमेंट जल्दी से लेना चाहता हूं। सबसे पहले दीपक पाचपोर जी आपके पास और उसके बाद आपके बाद आऊंगा अमलेंदु उपाध्याय जी के पास। दीपक जी, किस रूप में आप देखते हैं एक ऐतिहासिक जगह जहां से हम लोग अपनी चुनावी यात्रा में चुनाव की बात कर रहे हैं, कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में क्या कुछ हो रहा है उसको अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जब उधर बैठे हैं, स्टूडियो में बैठे हैं, तो क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए, कोलार जो है वो अनायास ही एक ऐतिहासिक घटनाक्रम का और तमाम राजनीति को में परिवर्तन लाने का वो ऐतिहासिक स्थल बन गया है जो हमेशा याद किया जाता रहेगा। ये वो जगह बन गई है जहां से राहुल ने समझिए कि एक तरह से वापसी की है। भारत जोड़ो यात्रा तो बात की बात है, 2019 में उन्होंने यहाँ पर जो भाषण दिया, आज वो एक बहुत बड़ा खेल जो है वो राजनीति में हो गया है। राहुल गांधी के खिलाफ या सच बोलने वालों के खिलाफ यह सरकार किस स्तर तक जा सकती है, इसको हम देख रहे हैं। जिस बयान के कारण आनंद में निर्णय आ गया, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, उनका बंगला खाली करा दिया गया और देखते ही देखते हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ही राहुल गांधी जो है वो वर्चुअल अपने घर से बाहर निकल गए। खैर, एक मायने में वो अच्छा भी हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जंतर मंतर जैसी जगह में हमारे देश का नाम ऊंचा करने वाली जो महिला पहलवान है उनके साथ क्या हो रहा है, किस उनके साथ मारपीट हो रही है, किस तरीके से जो है आज भी जिनके खिलाफ उन्होंने जो आरोप लगाया हुआ है वो व्यक्ति कैसे खुलेआम घूम रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये भी पूरा भारत जो है आज देख रहा है। जो चुस्ती और फुर्ती राहुल गांधी के मामले में कोर्ट ने दिखाई थी वो आज मशीनरी ठप हो गई है, नंबर एक। इसलिए ये जगह जो है जहां पर से आप जो प्रसारण कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर्नाटक का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, ये मैं कह सकता हूं। चाहे विधानसभा सहगा जो है वो कर्नाटक बेंगलुरु में हो, बेंगलुरु उसका हब हो, लेकिन कोलार का अपना महत्व है जो वो बना रहेगा, नंबर एक। दूसरी बात, इस कर्नाटक के चुनाव के नतीजों के ऊपर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा और आने वाली राजनीति किस तरीके से बदलेगी, इसका असर क्या होगा। लेकिन इसको मैं एक दूसरे ढंग से ऐसे भी देखता हूं कि यहां पर जो है सांप्रदायिक शक्तियां और दूसरा जो है वो धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है, इसके बीच एक संघर्ष हो रहा है। जिस तरीके से अभी बच्चों ने बताया कि वो जो है वो जमीनी सरोकार के जो मुद्दे हैं, उनको रोजगार चाहिए, उनको विकास चाहिए, ये मुद्दे जो है वो कर्नाटक में अभी भी बने हुए हैं। इसके बावजूद कि पिछले कम से कम 3.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिजाब भी लेके आए, वो उसके बाद तिरंगा भी लेके आए, उसके बाद वो टीपू सुल्तान लेके आए और पता नहीं क्या क्या लाते गए। और ऐसे समय में चुनाव को केवल 1 हफ्ता रह गया है, प्रधानमंत्री मोदी को सामाजिक समरसता या सौहार्द और समन्वय की बात करनी चाहिए थी,
तो उन्होंने फिर से समाज को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने जो बजरंगबली वाला मामला लाया है, तो कायदे से वहां पे इस चीज को पूछा जाना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं कि क्या आपको जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को देकर आप कांग्रेस को सजा दीजिए कि उन्होंने बजरंगबली का अपमान किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा जो है वहां पर परास्त होगा, और जो हम इस चीज की आशंका जता रहे हैं और एक अनुमान लगा रहे हैं कि संभवतः बजरंगबली को सिनेरियो में इसलिए लाया गया है, पॉलिटिकल सिनेरियो में या इस राजनीतिक अखाड़े में, ताकि उसका फायदा यहां नहीं तो अगले जो कुछ जगह चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकेगा। हालांकि मुझे इसमें शक है। उसके पहले मैं ये बात बता दूं कि यहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो इसका मतलब यह है कि हेट स्पीचेस की यहां पराजय होगी, यहां पर सांप्रदायिकता की पराजय होगी, यहां पर समाज को विभाजित करने वाली शक्तियों की पराजय होगी, और यह मैसेज आगे जाएगा। देखिए, कर्नाटक पहले भी जो है वो कांग्रेस ही जीती थी पिछले समय, तो मैनिपुलेशन के द्वारा खर्च करके इस सरकार को बनाया गया है। अब इसके बाद जो हम अगले कम से कम 3 राज्यों की बात तो मैं करूं कि जो हिंदी भाषी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहां पर अब बजरंगबली का मुद्दा वैसा नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि बजरंगबली का मुद्दा जब भारतीय जनता पार्टी देख लेगी कि इसका नुकसान जो है हमें चुनाव के मैदान में भुगतना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से इस मुद्दे को वह न केवल दफन कर देगी बल्कि आने वाले चुनाव में वो सावधानी पूर्वक विकास के मुद्दे की शायद बात कर ले, शायद कह रहा हूं मैं। हालांकि उनके सामने मुद्दों का अभाव आगे भी रहेगा, कोशिशें उनकी जारी रहेगी, लेकिन हेट स्पीचेस अगर यहां पे हारती है, सांप्रदायिकता की जो भावना है वो हारती है, तो इसका बहुत शुभ संदेश, मैं शुभ लगा रहा हूं उसके आगे, शुभ संदेश आगे जाएगा। और आने वाले जो 3 राज्य, कम से कम तेलंगाना में जो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उम्मीद की बात कुछ बचती नहीं है, जहां उसका सीधा मुकाबला है वो 3 राज्य है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। वहां पर जो पराजय होगी, यहां से पराजय को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी वहां पर जाएगी तो उसको विकास के मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे, और विकास, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दे ढूंढने शुरू किए, आप मानिए कि उसकी पराजय जो है वो परमानेंट सील हो जाएगी, क्योंकि पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसको लेकर वो जाके, चाहे केंद्रीय मुद्दे हो या जहां डबल इंजन की सरकारें हो, वहां के भी कोई मुद्दे उसके पास नहीं है जिसको लेकर वो अब राज्य में जाके वो विधानसभा के चुनाव लड़ सके। इसलिए मुझे लग रहा है कि कर्नाटक का चुनाव अब बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें है। आखिरी हफ्ता है, ये जैसे कयामत की रात होती है ऐसे कयामत का हफ्ता है, मैं कह सकता हूं, लेकिन अब मुद्दे जो है वो फ्रीज हो गए हैं। इससे हटाना कर्नाटक की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अब जो है मोदी जैसा व्यक्ति जो है वो सिर पटक रहा है वापस, कि किसी तरीके से सांप्रदायिकता की बातें, भावनात्मक इशू जो है फिर से जिंदा हो जाए, लेकिन अब शायद कर्नाटक की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। राजीव जी। जी बिल्कुल, कर्नाटक की जनता किसे स्वीकार करेगी, किसे नहीं स्वीकार करेगी, इसका पूरा विश्लेषण कर रहे थे अभी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। अमरिंदु उपाध्याय जी, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए पीछे बोर्ड लगा हुआ है, कौन सी गाड़ी कितने, बचपन में आप याद कीजिए, हम लोग जब ट्रेन से सफर करते थे, बिल्कुल वही जगह, बचपन की बातें याद आ रही हैं, लेकिन साथ साथ कर्नाटक का कोलार जो जिस मुकाम पे होना चाहिए था, यहाँ के युवाओं की बात आप सुन रहे थे, वो भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर एक तरफ बीजेपी